स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, हमने अलाउद्दीन खिलजी के अभियान भी पढ़ लिए, यानी हमारा खिलजी वंश चल रहा था और खिलजी वंश में हमने एक एक प्रमुख अभियान पढ़ लिए, उत्तर भारत के भी और दक्षिण भारत के भी। उत्तर भारत के भी अभियान पढ़ लिए और दक्षिण भारत के अभियान भी पढ़ लिए। आज हम बात करेंगे एक एक प्रशासन के बारे में कि एक एक का प्रशासन किस प्रकार से था। तो दोस्तों, समझना एक एक प्रशासन के बारे में। सबसे पहले इसके सैनिक सुधार के बारे में बात करते हैं कि एक एक का सैनिक व्यवहार कैसा था, यानी एक ने सैनिक सुधार कैसे किए। कहते हैं कि इस एक एक के द्वारा अपने सैनिकों के लिए दो पॉलिसियां चलाई जाती है, यानी दो योजनाएं चलाई इसने, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इसने अपनी सेना में सैनिकों को व्यवस्थित करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया। तो दोस्तों, इसने सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू करा, सैनिकों का हुलिया रखना शुरू किया, और दूसरा घोड़ों को दागना शुरू किया। ये सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जिसने सैनिकों का हुलिया लिखना व घोड़ों को दागना शुरू किया था। तो सैनिकों का हुलिया लिखने वाला और घोड़ों को दागने वाला पहला अगर सल्तनत काल का कोई सैनिक वो था, शासक या सुल्तान, तो आप किसका नाम लोगे? अलाउद्दीन खिलजी का। दोस्तों, होता क्या था, 10-15 सैनिक मिलकर एक हष्टपुष्ट घोड़ा ले लेते और उसका नाम सेना में लिखवा देते, यानी सेना में लिखवा देते कि भाई ये घोड़ा इन सैनिकों का है। लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में जाते तो एक वो मरियल सा घोड़ा ले जाते जिससे सुल्तान की हार होती। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को अच्छी तरह से जानता था। क्यों? क्योंकि एक घोड़े पर 234 टका दिया जाता था, यानी एक घोड़े का जो खर्चा दिया जाता था, एक घोड़े का खर्चा कितना दिया जाता था, यानी एक सैनिक को एक घोड़े का खर्चा 234 टका दिया जाता था। जबकि जिस सैनिक के पास 2 घोड़े होते थे उसको 212 टका दिया जाता था। दिख रहा है दोस्तों आपको? हाँ, कि 234 टका तो एक घोड़े को दिया जाता और 312 टका 2 घोड़े रखने वाले को दिया जाता। जिसके पास 2 घोड़े होते उसको 312 टका और जिसके पास एक घोड़ा होता उसको 234 टका दिया जाता था वेतन। कहते हैं कि तो ये सैनिक क्या करते, ये 234 टका तो इसी घोड़े का ले लेते, लेकिन बदले में ये घोड़ा ले जाकर एक मरियल सा घोड़ा ले जाते थे। इस बात को अलाउद्दीन खिलजी जानता था, इसलिए एक ने घोड़े दागने की परंपरा शुरू कर दी, यानी युद्ध में मोहर लगा हुआ घोड़ा ही जाएगा जिस पर एक ही सेना की मोहर लगी हुई। तो घोड़ा दागना इस प्रकार से था। अगला था सैनिकों का हुलिया लिखना। ये क्यों करा कि कोई सैनिक युद्ध में भी नहीं जाता था और फिर भी जब युद्ध खत्म होता तो वह राजा के समक्ष आकर खड़ा हो जाता
कि साहब मैं भी गया था युद्ध लड़ने के लिए, लाओ मेरा पेमेंट। इससे हानि किसकी होती थी? राजा को हानि होती थी। राजा कहां तक याद करता कौन गया कौन नहीं गया। इसलिए कहते हैं कि इस एके ने सैनिकों का हुलिया लिखना भी शुरू कर दिया। तो सैनिकों का हुलिया लिखने वाला और घोड़े को दागने वाला, यानी तो घोड़ों को दागना, ये प्रथा अगर किसी ने शुरू करी थी इस दिल्ली सल्तनत में, तो वो किसने करी थी? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। आज भी घोड़ों को दागा जाता है इस भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के जो आर्मी वगैरह में होते हैं ना, पुलिस वगैरह में जो घोड़े होते हैं, उनको आज भी दागा जाता है, उनके ऊपर मोहर लगाई जाती है घोड़ों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा व घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू करी थी? एके ने। अच्छा, एक बात और आती है, जैसे मैंने आपको ये 234 टन का बताया एक घोड़े का और 312 टन का बताया दो घोड़े का, इसको सी अस्पा व दो अस्पा भी कहते हैं। अब आप तो सीधा सा इतना सा याद रखो कि सी अस्पा व दो अस्पा किसने लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी अस्पा व दो अस्पा किसने लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक घोड़े का 234 टन का देता, जबकि दो घोड़े का 312 टन का दिया करता था। ये इसके सैनिक सुधार थे। वैसे एके के पास 4,75,000 की एक विशाल सेना थी। एके के पास 4,75,000 की एक विशाल सेना थी। इसके बाद एके के बाजार व्यवस्था के बारे में बताता हूं कि एके की बाजार व्यवस्था कैसी थी, यानी एके के आर्थिक सुधार। आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एके के आर्थिक सुधार। तो दोस्तों कहते हैं किसने बाजार को नियंत्रण में किया? केवल दिल्ली के बाजार को, संपूर्ण भारत के बाजार को नहीं, केवल दिल्ली के बाजार को। एके ने दिल्ली के बाजार को नियंत्रित किया और एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने रियासत। एके ने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक विभाग की स्थापना की, और वो विभाग कौन सा था? दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना की। कहते हैं कि इसने बाजार व्यवस्था इस प्रकार से लागू करी थी कि कोई भी जो दुकानदार था वो 1 ग्राम भी माल कम नहीं तोल सकता था। मतलब एके खुद इस बाजार व्यवस्था को कई बार चेक किया करता था। कैसे? वह एक व्यक्ति एक छोटे से बालक को भेजकर सामान मंगवाता। एके कई बार इस बाजार व्यवस्था को चेक करता, और कैसे चेक करता कि एके एक छोटे बालक को भेजकर बाजार से सामान मंगवाता। अगर सामान और उसके बाद उस सामान को घर पर तोला जाता। अगर सामान 1 ग्राम भी कम निकलता, यानी जितना ग्राम सामान कम निकलता मंगाए हुए के अनुसार, उतना ग्राम उस बेचने वाले के शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। उतना ग्राम उस बेचने वाले के शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। तो आप तो इतनी सी बात याद करो कि एके ने बाजार व्यवस्था किस प्रकार से लागू करी थी, किसने आर्थिक सुधार कैसे लागू करे थे, किसने दिल्ली के बाजार को नियंत्रित किया, और नियंत्रित कैसे किया था? किसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, कैश पेमेंट। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का अगर कोई पहला शासक था तो पहला शासक आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था।
जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। तो जब सैनिकों को नगद वेतन दे देंगे तो ये बाजार से वस्तुएं आराम से खरीद पाएंगे कैश पेमेंट के रूप में, बाजार व्यवस्था आराम से बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने क्या किया था एके ने कि एकता प्रणाली को बंद कर दिया था, यानी इसने सैनिकों को वेतन के बदले जमीन नहीं दी थी और वेतन नगद रुपए के रूप में दिया था। यानी इसने एकता प्रणाली यानी भूमि प्रदान नहीं की अपने सैनिकों को वेतन के बदले, यानी इसने वेतन में सैनिकों को नगद वेतन दिया था एके ने। तो एकता प्रणाली शुरू तो इल्तुतमिश ने करी थी, एकता प्रणाली शुरू तो इल्तुतमिश ने करी थी, लेकिन इसको खत्म कौन करेगा? एके। और एके सैनिकों को भूमि नहीं देकर क्या देगा? नगद वेतन देगा, जिससे बाजार व्यवस्था बनी रहेगी। ये थी एके की बाजार व्यवस्था। कहते हैं कि इस बाजार व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है इस बाजार व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है वो जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार है, इसकी एक पुस्तक है तारीख-ए-अलाई, इसमें मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक सुधार है या बाजार व्यवस्था है, कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है या आर्थिक सुधार है, इसका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? तारीख-ए-अलाई में। और ये तारीख-ए-अलाई किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बर्नी की। तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख-ए-अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के किस सुधार के बारे में जानकारी मिलती है? आर्थिक सुधार के बारे में। ठीक है दोस्तों। और कहते हैं कि इसी पुस्तक में इस एके को अनेक नामों से पुकारा गया था। इस पुस्तक में एके को इस अलाउद्दीन खिलजी को अनेक नामों से पुकारा गया, और उसमें पहला नाम था विश्व का सुल्तान। पहला नाम क्या था? विश्व का सुल्तान। दूसरा था युग का विजेता। दूसरा क्या था? युग का विजेता। तो पहला तो क्या हो जाएगा आपका? विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, और तीसरा कौन सा? जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा। इन तीनों नामों से पुकारा गया था किसको? एके को। इस पुस्तक की बात कर रहा हूं तारीख-ए-अलाई में, जिसका लेखक कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी इस तारीख-ए-अलाई में इस एके को 3 नामों से पुकारता है। पहला विश्व का सुल्तान, दूसरा युग का विजेता, युग, और तीसरा जनता का चरवाहा। ये था इस अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था या अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था या आर्थिक सुधार। अब मैं इस अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था बताता हूं। भू राजस्व व्यवस्था, लैंड टैक्स रेवेन्यू। लैंड टैक्स रेवेन्यू यानी भू राजस्व व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से थी? कहते हैं कि एके ने 50% टैक्स रूप में लिया, यानी लैंड टैक्स कुल कितना लिया था? 50% लिया था। एके ने लैंड टैक्स कितना लिया था? तो एके ने जो भू राजस्व लिया था वो 50% लिया था। और कहते हैं कि कुल कितने प्रकार के कर लिए थे? 27 प्रकार के कर लिए थे। यानी एके का जो राजस्व था, यानी एके ने भू राजस्व व्यवस्था, यानी एके ने जो कुल राजस्व वसूला था वो कुल उपज का 50% वसूला। और एके ने कुल कितने प्रकार के कर लिए थे? 27 प्रकार के कर लिए थे। यानी एके ने कुल कितने प्रकार के कर लिए थे? 27 प्रकार के कर लिए थे। ये था एके का भू राजस्व सुधार। अब मैं 2-4 निर्माण कार्य बताता हूं एके के, यानी एके ने निर्माण कार्य किस किसका करवाया। तो एके ने निर्माण करवाया था अलाई दरवाजे का।
के निर्माण कार्य। टॉपिक है एके के निर्माण कार्य। तो एके ने निर्माण करवाया था अलाई दरवाजे का, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा, और अलाई दरवाजा कहां पर है? दिल्ली में। अलाई दरवाजा कहां पर है? दिल्ली में। अलाई दरवाजे के बारे में मार्शल क्या कहता है? इतिहासकार जो मार्शल है वो क्या कहता है? यानी अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? दिल्ली में। और मार्शल इसके बारे में कहता है कि यह इस्लामिक स्थापत्य कला में, इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का नग है। इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का नग है। यानी अलाई दरवाजा दिल्ली में बनवाएगा कौन? एके। और मार्शल इस अलाई दरवाजे के बारे में कहेगा कि यह इस्लामिक स्थापत्य कला, यह इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का नग है। किसके बारे में? अलाई दरवाजा के बारे में। और दूसरा, इस एके ने निर्माण करवाया था झिरी के किले का, झिरी या सिरी के किले का निर्माण करवाया था। और ये भी कहां पर आता है? आपका दिल्ली में आता है। झिरी या सिरी का किला भी कौन बनवाएगा? अलाउद्दीन खिलजी बनवाएगा। और वो कहां पर बनवाएगा? दिल्ली में बनवाएगा। तो ये दोनों निर्माण कार्य किसने करवाए थे? एके ने करवाए थे। अलाई दरवाजा और दूसरा कौन सा? सिरी या झिरी का किला। कहते हैं कि इस अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाएगी 1316 ईस्वी में। इस अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाएगी 1316 ईस्वी में। उसके बाद शासक बनेगा शिहाबुद्दीन उमर। उसके बाद शासक बनेगा मुबारक खिलजी। इसी मुबारक खिलजी ने हत्या करी थी मलिक काफूर की। ध्यान रखना दोस्तों, मालिक काफूर की जो हत्या करेगा वो मलिक काफूर की हत्या ये मुबारक खिलजी करेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि एके की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाएगी। उसके बाद शासक शिहाबुद्दीन उमर बनेगा। शिहाबुद्दीन उमर कुछ समय के लिए राज्य करेगा। उसके बाद मुबारक खिलजी बनेगा और मुबारक खिलजी हत्या करेगा किसकी? मलिक काफूर की। और इस मुबारक खिलजी को पराजित करके शासक बनेगा कौन? खुसरो खां। शासक कौन बनेगा? खुसरो खां या खुसरो शाह। आप इसको खुसरो खां भी बोल सकते हो और आप इसको खुसरो शाह भी बोल सकते हो। आप इस खुसरो शाह के बारे में क्या याद रखोगे या फिर खुसरो खां के बारे में एक बात याद रखोगे, और वो बात क्या होगी? ये एक हिंदू मुसलमान था, यानी इंडियन मुसलमान था। आप हिंदू मुसलमान नहीं, इंडियन मुसलमान करो, यानी भारतीय मुसलमान था और कन्वर्टेड मुसलमान था। एक लाइन में समझाऊं तो कैसे कि ये एक गडरिया था, यानी भेड़ चराने का काम किया करता था। ये जो खुसरो शाह था ये एक गडरिया था और भेड़ चराने का काम किया करता था। आरंभ में ये एक हिंदू था, लेकिन बाद में जब इसको ये गद्दी मिलेगी तब ये क्या बन जाएगा? मुसलमान बन जाएगा। यानी पूर्व में गद्दी पाने से पूर्व में ये क्या बन गया था? मुसलमान धर्म अपना लिया था और वास्तव में ये एक भेड़ चराने का काम किया करता था। तो इस संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जो भारतीय मुसलमान था वो आपका खुसरो शाह था।
और ये खुसरो शाह इस खिलजी वंश का अंतिम शासक माना गया है। ये जो खुसरो शाह था ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। कहते हैं कि खुसरो शाह ने 5 लाख टका रुपए दिए थे किसको? निजामुद्दीन औलिया को, ताकि इनकी हमदर्दी प्राप्त कर सके और शासक बना रहे। इनके बारे में अगली पूरी डिटेल बताऊंगा निजामुद्दीन औलिया के बारे में। कहते हैं कि खुसरो शाह ने 5 लाख टका रुपए दिए थे, यानी 5 लाख टका दिए थे इस निजामुद्दीन औलिया को, इन निजामुद्दीन औलिया को, ताकि ये खुसरो शाह इस दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहे, कोई भी तुर्की मुसलमान इसे परेशान न करे। लेकिन कहते हैं कि दिल्ली के तुर्की मुसलमानों ने गाजी मलिक को अपना, यानी गाजी मलिक था एक व्यक्ति, इस गाजी मलिक के नेतृत्व में इस खुसरो खां को पराजित कर दिया और इस खुसरो खां की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी लगभग 1320 ईस्वी में। यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह। ये एक भेड़ चराता था, आरंभ में हिंदू था लेकिन बाद में मुसलमान बन गया, यानी कन्वर्टेड मुसलमान था। और ये इस खिलजी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और इस खुसरो शाह की हत्या करके अब ये गाजी मलिक इस दिल्ली सल्तनत पर एक नया वंश स्थापित करेगा। उस वंश का नाम क्या होगा? आपका तुगलक वंश। तो अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो आपके तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। और तुगलक वंश का जो संस्थापक होगा वो आपके ये गाजी मलिक होगा, जो कि इस खुसरो शाह की हत्या करके इस तुगलक वंश की स्थापना करेगा। और वो कब करेगा? 1320 ईस्वी में करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो आपके एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम तथा दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ सभी प्रकार के एग्जामों में लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।